कि एलीट कैप्चर क्या है? लीड कैप्चर तो कोई पाकिस्तान का यूनिक फिनोमेना नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में लीड्स होती हैं। कभी कभी लगता है पे हमें एजेंट ही हैं एलीट। फेवरेट लीड का आपके मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था, जैगम साहब के साथ जी आपने जैगम प्रोग्राम साहब। किया था, मैंने प्रोग्राम देखा था। उन्होंने भी पावर एलीट का रेफरेंस दिया। मैं थोड़ा सा इसको ज़रा मॉडिफाई करता हूँ और मैं कहता हूँ कि स्टेटस एलीट में एक ऐसा सिस्टम है, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर मिलके एक क्लब क्रिएट कर लेते हैं। आम कर्जे पे आदमी आपकी की मर्जी। जुबान में इसको क्या हम माफिया कह सकते हैं? माफिया। माफिया जो है ना, वो बेसिकली वो रियासती सिस्टम है जिसमें एक शुगर मिल्स के ओनर्स और रियासत के कुछ इदारे मिलके ये फैसला करते हैं कि प्राइस क्या होनी चाहिए। जिसको भी जो शिकायत हो वो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाता, फाइनेंस मिनिस्टर के पास नहीं जाता, सीधा जीएचक्यू पहुंच जाता है। तो ये क्या फिनोमेनन है पाकिस्तान में? एक तो मुझे भी अभी तक किसी ने जीएचक्यू में नहीं बुलाया। अच्छा, ठीक। मेरी तो शिकायत आप नोट कर लें। अच्छा, ठीक। आपको जीएचक्यू जाने के लिए शबर ज़्यादा बनना पड़ेगा। बिजनेसमैन भी उधर जा रहा है, एक मौलवी भी उधर जा रहा है। इदारा समझेगा कि बाकी रियासत के निज़ाम कोलैप्स हो गया, बाकी इदारे काम नहीं कर रहे। वो अगर ये सिग्नल ना दे कि भी आप मेरे पास आए, तो लोग उसके पास हाँ, नहीं जाएंगे। अब वो जो जर्नैल साहब हैं, वो मीटिंग्स का आगाज बिस्मिल्लाह के बाद जो करते हैं, वो आइन का हवाला देते हैं। आईएमएफ किस किस्म की सलाह चाहता है? IMF जब आता है किसी भी मुल्क में, तो वो ये कहता है कि जी आपने हुकूमत का हुजम कम करना है, आपने डीरेगुलेट करना है, आपने लिबरलाइज करना है, आपने अपने अखराजात को कम करना है। फिर आईएमएफ का प्रोग्राम ग्रोथ को मुतासर कैसे करता है? IMF के प्रोग्राम को जो लोग एंटी ग्रोथ कहते हैं, वो ठीक कहते हैं। नैरेटिव से आमिराना में खुशामदीद। और आज फिर अली सलमान साहब हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्राइम इंस्टीट्यूट और पाकिस्तान के मायानाज माहिर माशियात। और आज हम बात करेंगे कि ये एलीट कैप्चर क्या है और ये SIFC क्या है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का इदारा है क्या है, IMF के साथ हमारे रिलेशनशिप क्या है। तो बहुत शुक्रिया, हम बात को जारी रखते हैं जहाँ से हमने सिलसिला तोड़ा था। या तो ये बताइए कि लीड कैप्चर, ये आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करते हैं। जब कल हम पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे तो उसमें भी इशारे इशारे आते रहे, मैं आपको रोकता रहा कि इस तरफ नहीं जाएं। तो ये है क्या लीड कैप्चर? देखिए, एक तो ये कि थोड़ा सा डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजली मैं जो वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, वो है स्टेटस एलीट। ठीक है। एलीट कैप्चर तो कोई पाकिस्तान का यूनिक फिनोमेना नहीं है। ठीक दुनिया है। के हर मुल्क में एलीट्स होती हैं। हम्म। इकोनॉमिक एलीट भी होती हैं, बिजनेस एलीट भी होती हैं, इंटेलेक्चुअल एलीट्स भी होती हाँ हैं। बिल्कुल। हम और आप बिल्कुल। शायद हम अपने आप को खुद से कह सकते हैं, अगर कोई और ना कहे। कभी कभी लगता है पे हमें एजेंट ही हैं लीड। तो हम इस लेबल को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो अब जो जेनजी का फिनोमेना है, वो हमसे अब बियॉन्ड हो रहा है। बिल्कुल। वो एक अपना बिल्कुल। फिनोमेना है इस वक्त। लेकिन जब हम कहते हैं कि जी पावर पावर एलीट का आपके मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था, जैगम साहब के साथ जी आपने जैगम प्रोग्राम किया साहब। था, मैंने प्रोग्राम देखा था। बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया आपने उनके साथ, और उन्होंने भी पावर एलीट का जी। रेफरेंस दिया। मैं थोड़ा सा इसको ज़रा मॉडिफाई करता हूँ और मैं कहता ठीक। हूँ कि स्टेटस एलीट में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्टेट और प्राइवेट सेक्टर मिलके एक क्लब क्रिएट कर लेते हैं। और उस क्लब की मेंबरशिप होती है जिसमें कि आप एंट्री बैरियर्स ज़्यादा हाई रख देते हैं, आप टैरिफ बैरियर ज़्यादा हाई रख देते हैं, कंपटीशन उसमें कम करते हैं। तो दोनों का फ़ायदा होता है। जैसे बैंक्स हैं, ठीक। अब बैंक्स का में अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में बैंकिंग तो वैसे बहुत फ्लरिश कर रही है, लेकिन बैंक्स को हम ज़्यादा वो भी देते हैं, कर्जे भी हुकूमत लेती है बैंकों से ज़्यादा। सो रिस्क फ्री उनको लेंडिंग हो रही है 60-70%। टैक्सेस भी उनसे ज़्यादा लेती है, हम्म। 50% से ज़्यादा टैक्स भी लेते हैं बैंकों के इनकम के। और एक प्रोटेक्शन भी दी हुई है कि अब आप नए लाइसेंस भी नहीं इशू कर सकते। हम्म। अच्छा, ठीक। नए लाइसेंस भी नहीं है। सो अगर कोई नया बैंक बनाना चाहे नहीं इस बना वक्त, सकते, नहीं बना सकते। देखिए ये रैकेट है, हम्म। ये वो क्लब है कि जी। हमने एक दूसरे को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हम्म। तो पॉलिसी सेटिंग भी आपकी मर्जी से होगी, आम कर्जे भी आदमी आपकी की मर्जी। जुबान में इसको क्या हम माफिया कह सकते हैं? माफिया बन जाते हैं मुख्तलिफ हर सेक्टर में, फिर एक बड़ा माफिया है वो फिर आपस में
माफिया का प्रोडक्ट। मैं यूज़ नहीं करता। मैंने पिछले दिनों शुगर सेक्टर का थोड़ा सा काम किया, तो वहाँ पर भी अब शुगर माफिया की बात होती है। हम्म। आई डोंट यूज़ इट, हम्म। क्योंकि उसका जो मीनिंग है वो जाहिर है कि ये आमतौर पर वो साइंसी इस्तेलाह नहीं है, लेकिन अवामी तो है, जो मीनिंग तो पूरे करती नहीं, है उसके उसमें ना, कुछ। उसमें प्रॉब्लम है उस इस्तेलाह हम्म। में। उसमें हम्म। ये प्रॉब्लम ये है कि इसका जो परसेप्शन है ना, वो ये है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के हम्म। लोग हैं हम्म। जो कि उन्होंने गठजोड़ कर लिया है, हम्म। जैसे शुगर। अब बिल्कुल। ये गलत इस्तेमाल होता है। मैं ये कहता हूँ कि शुगर का कोई माफिया नहीं है, जस्ट टू पुट इट वेरी ठीक। ब्लंटली। हम्म। माफिया जो है ना, वो बेसिकली वो रियासती सिस्टम है जिसमें एक हम्म। शुगर मिल्स के ओनर्स और रियासत के कुछ इदारे हम्म। मिल के ये फैसला करते हैं कि प्राइस क्या होनी चाहिए, क्रशिंग कब होनी चाहिए, इंपोर्ट हम्म। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सो ये जो आमतौर पर इस्तेलाह होती है, उसकी रुख बन जाता है प्राइवेट हम्म। सेक्टर शुगर लैंड लॉर्ड्स, या लैंड लॉर्ड्स के ऊपर या शुगर मिल्स ओनर्स के ऊपर, जो कि गलत है। जो स्टेटिस्ट सिस्टम है हम्म। उसका डायरेक्शन उस निज़ाम की तरफ होनी चाहिए जिसकी जो रूट है, जिसकी जो रूह है, वो तो कानून में है। हम्म। तो वो कानून हमारा टारगेट होना चाहिए कि उस कानून को बदलो, उस निज़ाम को हम्म। बदलो, और उसको ओपन अप कर दो, ताकि हम्म। वो माफिया की, लेकिन माफिया की कहीं वो जो उस वो जिन की जान कहाँ पे है। हम्म। अच्छा, वो तो जिनकी जो जान है, अब ये बहुत अरसे से पाकिस्तान में प्रोसेस चल रहा है कि जिसको भी जो शिकायत हो, वो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाता, फाइनेंस मिनिस्टर के पास नहीं जाता, सीधा जीएचक्यू पहुंच जाता है। हम्म, और वो भी बड़े खुश होते हैं, चैम्बर्स के जी। दौरे भी करते हैं, उनको जीएचक्यू में बुलाते हैं, 8-8 घंटे की मीटिंग्स भी होती हैं। तो ये क्या फिनोमिनन है पाकिस्तान में? इसको आप कैसे माहिर माशियात के तौर पे इसको देखते हैं एक तो फिनोमिनन? मुझे अभी तक किसी ने जीएचक्यू में नहीं बुलाया, अच्छा, तो ठीक। मेरी तो शिकायत आप नोट कर लें। अच्छा, ठीक है। नो, लेकिन जो जाहिर है जी कि देखें, मामला तो बड़े अब ऐसी अच्छा, वैसे मैं यहाँ नोट में, आपको जीएचक्यू जाने के लिए शबर ज़्यादा बनना पड़ेगा। लेकिन अब उनके साथ कोई अच्छा भी नहीं हो रहा, तो मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। क्योंकि मामला ट्रांसपेरेंटली होने चाहिए। हम्म। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पॉलिसी मेकिंग शुड हम्म। बी ओपन। जाहिर है जी कि ओवर द डेकेड्स हमारे जो सिस्टम है इस नहज तक पहुंच गया है कि नॉर्मल हुकूमत, हमारी कैबिनेट, हमारी प्रोविंशियल हुकूमत कुछ मसाइल का हल नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ हमारी जो कैपेसिटी है सिविल ब्यूरोक्रेसी में, हम्म। वो एरोड हो गई है। हमारे इदारों की कैपेसिटी भी ख़त्म हो गई है, बहुत कम हो गई है। या हमने उनको इतना ट्रांसफर्स करके, इनको इतना पोलिटिसाइज करके, हम्म। इन सिस्टम्स को इतना ज़्यादा वीक कर दिया है कि अब वो फैसले नहीं होते। फिर वो नैब को बना दिया कि जी वो फैसले भी। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ओवर डेकेड्स ये प्रोसेस हुआ कि जहाँ पर हमारी जो रूटीन के फाइल्स थी, जो आम तौर पर मूव करती थी, वो अब नहीं मूव कर रही। हम्म। तो उसके बाद फिर फ़ौज के हम्म। इदारा है जो मुनज़्ज़म है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो उसकी बहरहाल एक पब्लिक परफॉर्मेंस भी है, हम्म। और उसका एक पब्लिक इमेज भी है, उसका एक पॉलिटिकल रोल हम्म। भी है जिसको मैं बिल्कुल हाँ, हिमायत बिल्कुल। नहीं करता। लेकिन जब लोग मुसलसल, जैसे बिजनेसमैन भी उधर जा रहा है, एक मौलवी भी उधर जा रहा है, तो वो तो इदारा समझेगा कि बाकी रियासत के निज़ाम कोलैप्स हो गया, बाकी इदारे काम नहीं कर रहे, अब ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, पावर रिलेशनशिप्स में तो ये वाजह है जी कि हम्म। और वो आपसे बेहतर तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ। लेकिन पावर रिलेशनशिप्स में तो पावर किसके पास है? पावर हम्म। तो देखें ना, वो मौलवी साहब के पास तो नहीं है। हम्म। पावर तो फिर इदारे के पास है। तो हम्म। वो अगर ये सिग्नल ना दे कि भी आप मेरे हम्म। पास आएँ, तो लोग उसके पास हाँ, नहीं जाएंगे। बिल्कुल। वो सिग्नलिंग होती है, हम्म। वो पोस्चरिंग होती है कि जी हम वो कर लेंगे आप। और फिर आप चूंकि देखिए ना, पहले तो SIFC या पहले कोई आईनी रोल नहीं था। आज से 3 साल बिल्कुल। पहले हम्म। आइन में या हम्म। आर्मी एक्ट में ऐसा हम्म। कोई लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ था कि जी हम्म। फौज का कोई इकोनॉमिक रोल भी होगा। बिल्कुल। तो अब तो लिख दिया गया ना, तो वो हम्म। पार्लियामेंट ने ही लिखा। तो वो बिल्कुल। एक उनकी पार्लियामेंट की और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर ही हम्म। एक तय किया कि जी चलें अब आप कर लें। तो अब वो जो जनरल साहब हैं, वो मीटिंग्स का आगाज़ हम्म। बिस्मिल्लाह के बाद जो करते हैं, वो आइन का हवाला देते हैं। हम्म। कहते हैं जी आइन की फलां शिक के तहत अब हमें ये पावर्स हासिल हैं कि हम्म। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक रोल प्ले हम्म। करेंगे, तो लिहाजा आप आ जाएं। तो ये तो हम्म। अब हमने खुद ही तो बनाया। ये क्या कोई इस तरह की जो आज की मईशत है ग्लोबल लिबरल इकोनॉमी, ये क्या कोई कंट्रोल्ड इदारा अथॉरिटी के साथ उसको चला सकता है, रेगुलेट कर सकता है?
ये जो लिबरल इकोनॉमी है, देखें लिबरल इकोनॉमी वैसे ये इससे पहले होना चाहिए पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल पिछले प्रोग्राम में हमने किया जी था, जी। लेकिन हम मईशत के कॉन्टेक्स्ट में इसको कौन से मॉडल कहेंगे कि हम कोई लिबरल इकोनॉमी का मॉडल है क्या है ना, हम तो सोशलिस्ट हैं, और कौन से मॉडल्स हैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में हमें ज़रा बताइए। पाकिस्तान का जो मॉडल है, अगर आप उसको बहुत आसान अल्फाजों में करेंगे तो एक रियासती अशराफिया का एक मॉडल है, हम्म। जिसमें कि हमने एक क्लब बनाया, और इसको ना मैं सोशलिस्ट कह सकता हूँ, ना ये लिबरल बिल्कुल मॉडल है, बिल्कुल। ना ये मार्केट इकोनॉमी हम्म। मॉडल है। तो हॉच पॉच, जिस तरह हाइब्रिड का हम्म। वर्ड बहुत पॉपुलर हो गया, तो इस हम्म। वक्त ये एक हाइब्रिड ठीक मॉडल ही है। ठीक। तो ये आईएमएफ किस किस्म की सलाह चाहता है? वो कोई लिबरल इकोनॉमी बनाना चाहता है, पाकिस्तान को उस तरफ लेके जाना चाहता है आईएमएफ वो? का तो देखें ना, प्ले बुक बहुत वाजे है। हम्म। आईएमएफ जब आता है किसी भी मुल्क में, तो वो ये कहता है कि जी आपने हुकूमत का हुजम कम करना है, हम्म। आपने डीरेगुलेट करना है, आपने लिबरलाइज करना है, आपने हम्म। अपने अखराजात को ठीक। कम करना है। जो एज अ थॉट प्रोसेस, मैं उनकी बड़ी बातों से एग्री करता हूँ। मतलब मेरा हम्म। अपना भी थिंकिंग, ठीक। आई बिलीव इन लिबरल फ्री मार्केट इकोनॉमी। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आती है कि हम जो इवन आईएमएफ की अब रिफॉर्म्स ले रहे हैं, हम फिर एक ठीक। 24वीं हम्म। 25वीं दफ़ा आईएमएफ प्रोग्राम में है। हम्म। तो अब हम आईएमएफ की तो हम सारी जो चेक लिस्ट है उसको पूरा कर रहे हैं, हम्म। और जो जो वो उन्होंने चीज़ें कही थी, जैसे इंटरेस्ट रेट की बात की थी और बाकी चीज़ों प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात की थी, कुछ इसमें से ऐसी चीज़ें जो कि हमने अचीव कर ली हैं। हम्म। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अचीव नहीं की, कुछ ऐसी भी चीज़ें कर ली जो उनके प्रोग्राम में शामिल नहीं थी, जैसे टैरिफ रिफॉर्म्स वो हमने कर ली। लेकिन क्या इससे हमें आगे चल के हमें कोई ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर भी हम्म। बड़े सवाल हैं। हम्म। क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में ग्रोथ का एलिमेंट इतना नहीं होता हम्म। जितना कि इस्तेहकाम का एलिमेंट ज़्यादा होता है। वो उनका जो प्रोग्राम का फोकस ही होता है कि आपने मईशत को हम्म। इस्तेहकाम कैसे कराना है, इस्तेहकाम की तरफ कैसे लेकर जाना है, यानी कि हमारा जो फिजिकल तो सिचुएशन है उसको बेहतर कर उसको दें, कंट्रोल बैलेंस शीट करना है। तो हमारी। उनका फोकस तो जो आपकी सेंट्रल हुकूमत उसका है, मैंडेट यही है, उसका उसका मैंडेट मैंडेट यही तो है। ये नहीं है कि जाके इकोनॉमिक ग्रोथ उसका को मैंडेट ट्रिगर ये नहीं, करें। हाँ। उसका जो मैंडेट है, ग्रोथ का मैंडेट हमारे अपने इख्तियार में है। हम्म। हमारे अपने इकोनॉमिस्ट हैं, हम्म। उनके पास होना चाहिए, सियासतदान है, काबीना है, हम्म। या चले इदारे हैं, उनके पास होना चाहिए कि ग्रोथ कैसे आएगी। ग्रोथ उनका मैंडेट नहीं है। हम्म। तो फिर आईएमएफ का प्रोग्राम ग्रोथ को मुतासिर कैसे करता है, ये अक्सर बात होती है। जी कुछ हमारे आपके जो हमअसर मईशत के माहिरीन हैं, तो ये कहते हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम बुनियादी तौर पे ग्रोथ ग्रोथ को को आके किल कर देता है। किल कर देता है। तो वो बिल्कुल क्या आप है? सही कह रहे हैं। बहुत से लोग, जैसे अभी डॉक्टर इशफाक हसन खान जी। अक्सर इस पर आते हैं प्रोग्राम, वो करते हैं, और उनका यही मौक़िफ़ है कि उनका तो खैर मौक़िफ़ ये है, जस्ट टू समराइज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। वो हम्म। इसको इकोनॉमिक हम्म। एजेंडा मानने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। वो तो कहते हैं ये इम्पोज होता है, बाहर से आता है, वाशिंगटन से आता है, हम्म। और हमारे ऊपर लाद दिया जाता है। हम्म। और ये इसकी जो इंटेंट है वो बेसिकली पॉलिटिकल है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म ठीक। नहीं है। हम्म। एक एक्सट्रीम व्यू है, मैं इसको बाय नहीं करता। मैं समझता हूँ कि हमारे अपने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हम्म। अलाउ करती हैं कि वो हम हम्म। हमें मजबूर करती है कि हम फिर इंटरनेशनल बिल्कुल। इदारों के पास जाएं, हम्म। और फिर जो कहें वो हमें उनकी बात माननी पड़ती है। हम्म। आईएमएफ के प्रोग्राम को जो लोग एंटी ग्रोथ कहते हैं, वो ठीक कहते हैं। हम्म। उस अगर आप सिर्फ इस प्रोग्राम में रहें, उन हम्म। 2 सालों में, जैसे अब हमारा 37 महीने का प्रोग्राम है, हम मिडिल पॉइंट से आगे चले गए हैं, तो अब 1.5 साल और रहता है। हम्म। तो इसमें कोई हमारी ग्रोथ के कोई अच्छे फोरकास्ट नहीं है। 3% हम्म। के राउंड ग्रोथ रहेगी हमारी, इससे ज़्यादा तो नहीं हम्म। जाएगी। हम्म। अम, तो अब हमें सोचना, अब हमारे पास अच्छा विंडो है, हमारे ठीक। पास 1-1.5 साल है। हमें ये अब हम्म। नेशनली ये सोचना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए कि ग्रोथ हम्म। कैसे आएगी। हम्म। उसका हल उनके पास नहीं है। सो ठीक। अगर आप स्ट्रिक्टली कहें तो मैं कहूँगा, मैं हम्म। एग्री करता हूँ। ठीक है। लेकिन देन तो व्हाट्स अभी नेक्स्ट? उनकी रिपोर्ट भी आई कि पाकिस्तान की एक वो करप्शन हम्म। डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट, उसके ऊपर भी आपने लिखा, कमेंट किया आपने उसके ऊपर। तो वो क्या निशानदेही करती है, किन इश्यूज़ की पाकिस्तान में? क्या वो सही उसने डायग्नोस किया प्रॉब्लम पाकिस्तान की मईशत में? हाँ, मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ठीक डायग्नोसिस किया उसने, उस रिपोर्ट ने। हम्म। ऑल्दो उसमें कुछ
इंटरनेशनल इदारों का भी एक रोल है और उसको भी हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन वो बाकी इदारों का भी काम है। उस रिपोर्ट की बुनियादी नुकात ये हैं कि हमारा जो एक करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, तो उसमें करप्शन की बात भी हुई, जिसमें नैब और इन इदारों की बात हुई, मगर गवर्नेंस की बात भी हुई है। उसके अंदर उन्होंने ये बात की है कि जैसे जो सरकार है जब प्रोक्योरमेंट करती है, वो खरीदारी करती है, तो उसके अंदर कंपटीशन को कैसे महदूद करती है। उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि स्टेट इंटरप्राइजेज पाकिस्तान में, वो हमारे जो नेशनल एसेट्स हैं उनका 50% एस के पास है। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसका बाकी दफ़े वो इंकशाफ कर रहे हैं। मुझे उस वाइल पे आई एग्री कि वो उनके जो डायरेक्शन है वो क्या है, मुझे उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं मिली जो पहले से नोन ना हो। इट्स नोन, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसको एक फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश की है जो हमारे लिए ठीक। हेल्पफुल है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसका जिसका हमें पता ना हो। पॉलिटिकल इकोनॉमी को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं पाकिस्तान ठीक। में वो तो चले मोटे मोटे सवाल पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड। आईएमएफ का जो नया प्रोग्राम में जाने से पहले हम सी पैक का बड़ा शौक रखा था। सी पैक कामयाब हुआ नाकाम हुआ, क्या आपकी असेसमेंट क्या है? बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये चल रहा है अभी प्रोग्राम। सी पैक का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम इसमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, जिसमें कि कर्जे भी होंगे और इन्वेस्टमेंट भी होगी। 2013 में अगर वापस जाएं तो उस वक़्त इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज थी, और दूसरा ये था कि जी हमने अपनी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, मोटर वेज को और रीजनल नेटवर्क्स को इम्प्रूव करना है। तो अगर तो इसका ऑब्जेक्टिव हम यहाँ तक महदूद कर दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और एनर्जी के शॉर्टेजेस को हमने कम करना है, तो इसमें कामयाब हो गया सी पैक। तकरीबन $29 बिलियन आए और वो उसमें कामयाब हो गया। लेकिन अगर हम इसको ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इसका जो एक विजन था कि इकोनॉमिक कनेक्टिविटी होगी, हमारा ट्रेड के रास्ते खुलेंगे, फेज 2 आएगा और उसमें फेज़ 2 से भी पहले, यानी कि जो एक फेज़ 2 से भी पहले उसका एक जो कि वो बिजनेसेस को बूस्ट करेगा। मुझे याद है 2014-15 में हम प्राइम इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा शुरू में एक पेपर लिखा था सी पैक की एक फिजिबिलिटी के ऊपर, और उसमें हमने ये क्वेश्चंस भी उठाए थे कि अंडरलाइंग एजम्पशन के भी दिस विल इवेंचुअली लीड टू एन एक्सपोर्ट सरप्लस, वो क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि देखें, एक थॉट थी जिसका मैंने पहले भी शायद जिक्र किया, वो थॉट ये थी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऐड करेंगे और फिर हमारा जो इंपोर्ट बिल बड़ा होगा इंपोर्ट्स की वजह से, उसको इवेंचुअली हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसमें मुकम्मल नाकामी हुई। जब PMNN की हुकूमत जा रही थी 2018 में, 17 में जब जा रही थी, तो $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट वो खान साहब के हवाले करके गए थे। ये लदा बात है कि खान साहब को और उनके वजीर ख़जाना को 1 साल तक लगा उनको समझने में कि क्या करना है, लेकिन बहरहाल वो बहुत बड़ा क्राइसिस था जो वो छोड़ के गए। सो उस लिहाज से तो ये प्रॉब्लमेटिक है। उसी की वजह से IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा। उसकी वजह से IMF के शॉर्ट प्रोग्राम में, और IMF ने कहा कि हमें सी पैक की डिटेल्स बताएं क्या है। उससे फिर चाइना नाराज़ हो गया। चाइना नाराज़ हो। उसमें आपको याद होगा, इसमें एक और भी फिर IMF के प्रोग्राम को हमने सस्पेंड भी, 2 दफ़ा IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हुआ। बिल्कुल। एक दफ़ा कोविड में सस्पेंड हुआ, तो चले कोविड की वजह से हो गया, फिर हमें एडिशनल पैकेज मिला IMF से। अब वो तो एक मीनिंगफुल आई थिंक इंटरवेंशन थी। फिर 2022 में तकरीबन, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, हुकूमत ने प्रैक्टिकली उसको सस्पेंड किया, जब हुकूमत को ये मशवरा दिया गया कि ये आपने काफ़ी डिसिप्लिन कर लिया है, अब आप इलेक्शंस मोड में जाएं। इसहाक साहब ने जब स्टेटमेंट्स कुछ दिए उसके बाद, इसहाक डार से पहले, मतलब जब भी PPTI की हुकूमत थी, तो और ये चले गए एक तरह से फिस्कल उसमें एक्सपेंशन में। और आपको बल्कि एक और चीज़ याद होगी कि उन्होंने पेट्रोलियम की प्राइसेस को फ्रीज कर दिया था। पेट्रोलियम को 6 महीने के लिए पेट्रोलियम, तो हमने बड़ी तालियां बजाई थी, ये तो कमाल हो गया अब जून तक। लेकिन अब वो एक तरह का एक डेट क्रिएट हो गया ना, ये पेट्रोलियम की मार्केट से हमने खरीदना है, तो वो कौन देगा? सो दैट created a pressure in the fiscal systems, or there were many other things happening, so that
led to then crisis of imports, which led to another IMF program. तो अभी हम सी पैक से आईएमएफ और अचानक से एसआईएफसी के बाद से और पिछले कुछ महीनों से जो बातचीत हो रही है कुछ हलकों में, ये माइंस एंड मिनरल का पोटेंशियल, मुझे लगता है कि ये थर्ड स्टेज आ गई है। एक और एक पूरा फिनोमेनन क्रिएट हो रहा है जिसमें जिसको पंप किया जा रहा है और जिसमें मुझे नहीं पता उसके पोटेंशियल क्या है, हम कितनी इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारा अपना क्या। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये कोई एक और इसी तरह का कोई सी पैक की तरह का? माइंस एंड मिनरल्स देखिए, हमारा शुरू से रहा है कि पाकिस्तान का एक बड़ा रिसोर्स बेस है, उसको इस्तेमाल होना चाहिए। जिसमें ज़्यादा कोई दो राय नहीं है कि अगर आप उसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो क्यों नहीं। अब इसमें एक जो बड़ा हमें डिबैकल का सामना था वो रिकोडिक में था। अभी रिकोडिक यानी हमें एक इंटरनेशनल सूट का सामना करना पड़ा जिसकी कुछ $10 बिलियन हमें जुर्माना का सामना था, जो इवेंचुअली हमें खुद से खलासी मिल गई, क्योंकि हमने फिर उस कंपनी को ये कहा कि हम आपको एक लॉ बना कर दे देंगे। तो 2022 में हमने उनको एक तरह से एक लीगल प्रोविज़न बनाई, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कि जी आप अगले 30 साल तक हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, टैक्स में छूट देंगे। उसके नतीजे में फिर वो जुर्माना माफ़ हुआ और अब जो रेवेन्यू है उसका, जब ये एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाएगी आज से 2-3 साल के बाद 28 में, तो हर साल $2 बिलियन की आमदनी एक्सपेक्टेड है अगले 36 ईयर्स तक। तो इस लिहाज से अगर आप इसको बेहतर तरीके से प्लान कर सकें तो एक स्टेबल इनकम आ सकती है। माइंस को आप इस्तेमाल करके उसकी मार्केट के लिंक बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो बेचारा कि हम ख्वाबों के पीछे हम भागते हैं कि सी पैक वो गेम चेंजर, अभी माइंस एंड मिनरल्स ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ट्रिलियंस डॉलर, 7 ट्रिलियन। मैं कोयटा में था तो माइंस ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने, सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, ये 47 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स हैं हमारे। तो वो चले, ये तो अपनी अपनी जगह के ऊपर है। कोई ख्वाबों से निकल के हम कोई हकीकत पसंदाना कोई पॉलिसी आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपकी क्या रिकमेंडेशन है? क्या हो करे पाकिस्तान कि ये जो हमारा क्रॉनिक जो डिसऑर्डर है इकोनॉमिक, वो ठीक हो जाए? हमें बड़ा बेसिक से काम करने की ज़रूरत है। उसमें सेक्टर्स के सोचने के बजाय हमें अपने जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें से 3-4 बातों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाने में है, इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें सबसे जो चीज़ है वो हमें अपने टैक्स कोड को, टैक्स लॉज को कंप्लीटली स्क्रैप करके कंप्लीटली नया लिखना है, नया टैक्स कोड लिखना है और नई टैक्स मशीनरी लेके आनी है। दोनों चीज़ें, हमें टैक्स मशीनरी भी नहीं चाहिए, हमें एफबीआर नहीं चाहिए, हमें एक नई नेशनल टैक्स अथॉरिटी चाहिए और उसको हमें एक नया नेशनल टैक्स कोड देना है। क्योंकि इस वक्त हमारा टैक्स कोड इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना फ्रेगमेंटेड है, इतना डिस्टॉर्टेड है कि जिसने, और उसका जो ऑपरेशन, उसका जो ऑपरेसिव है, उसका जो ऑपरेसिव एलिमेंट है, वो जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी भी जान नहीं छोड़ता, जो नए आना चाहते हैं उनको भी डरा के रखता है। तो ये एक बुनियादी प्रॉब्लम है और इस पे हमारे दोस्तों ने डॉक्टर इकरामुल हक बहुत काम किया है। उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा हमने बात की कि हुकूमत इस थिंकिंग से निकले कि उसने बिज़नेस को खुद चलाना है। अब वो नहीं निकल रही है। वो अब माइंस में, मिनरल्स में घुस गए हैं, वो कहीं टूरिज्म में घुस गए हैं, एग्रीकल्चर में चले, स्ट्रेटेजिक सेक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो हम उसमें स्टक हैं। तो ये दूसरा वो चीज़ है कि इसके बड़ी डायरेक्शनल चेंज चाहिए और उसके अंदर आपको वाकई में। और तीसरा ये कि हमारा जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है उसके अंदर जो देखना, जिन रेगुलेटर्स ने या जिन मिनिस्ट्रीज़ ने काम करना है उनको भी तो ज़रा स्पेशलाइज होना पड़ेगा। उनके अंदर नॉलेज की, उनके अंदर कैपेसिटी की शदीद कमी है। अगर हम एक तरफ आईएमएफ को या डोनर्स को हम बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, एक दूसरी तरफ हकीकत ये आमिर साहब, मैं काम करता हूँ जो कि कंसल्टिंग भी होती है हमारे काम में, तो हमारे यहाँ नॉलेज बेस बहरहाल डेफिशिएंट है।
और उसमें जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम है हमारे यहाँ, बल्कि ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा हमें नॉलेज को एक्वायर करना पड़ता है। जिस तरह हम टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं, कैपिटल एक्वायर करते हैं, इस तरह नॉलेज भी एक्वायर करना पड़ता है। तो ये भी जो हमारे इकोनॉमिक गवर्नेंस में एक बहुत कमी है कि वो जो रूल्स लिखने हैं नए, वो कौन से होंगे, वो 1935 के होंगे, वो 1857 के होंगे, या 2025 के होंगे। तो इस तरफ बहुत रेडिकली काम करने की ज़रूरत है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो इस वक्त मेरे जो ज़हन में होनी आती हैं, चाहिए। जो बुनियादी फैसले चलिए हैं। हम तवक्को रखते हैं कि हुकूमत जो है इन बातों के ऊपर ध्यान देगी। बाज़ दफ़ा जो है वो उस इरादा अपनी जगह के ऊपर, लेकिन उसको नया काम करना, नए स्टेटस को ब्रेक करना, ये भी तो एक बड़ा काम है। और उसके लिए बाज़ दफ़ा हालात ऐसे चाहिए कि खुद ब खुद ही वो होल टूट जाए स्टेटस को का। तवक्को रखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। अभी तो हमने 2 प्रोग्राम आपके साथ किए, बड़े जी, बेसिक क्वेश्चंस जो हैं किए, जो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जी, जो जी। हमारे ऑडियंस, और आपसे आने वाले दिनों में हम जी, इससे बहुत भी खुशी होगी। ज़्यादा जो अहम सवालात हैं उन पे गुफ्तगू जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आमिर साहब।